we're done with our first chapter that was introduction to GST. तो अब तक में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो ख़त्म कर लिया है एंड वी नाउ नो GST वेरी वेल कि GST क्या है, GST के पहले क्या था, GST क्यों ज़रूरत थी GST को लाने की, GST के बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, GST के रेट्स भी हम लोग ने देख लिए है, GST कैसे अप्लाई हो रहा है ये भी हमने देख लिया और ई-वे बिल के बारे में भी हमने समझ लिया है। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर एक्चुअली इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट डेफिनेशंस। कुछ चीज़ों के डेफिनेशंस दिए गए हैं इस चैप्टर में, तो हम लोग उसको गो थ्रू कर लेंगे क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं। और क्योंकि ये डेफिनेशन इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे हम लोग को टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मोर बेटर वे। हम लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा जब हम लोग किसी भी टर्म की बात कर रहे हैं तो उसको कितनी हद तक कंसिडर करना है। स्टार्टिंग विद सेकंड चैप्टर डेफिनेशन। तो उसमें सबसे पहला डेफिनेशन जो है बिजनेस का है। बिजनेस मतलब जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बिजनेस किसको बोलते हैं। बिजनेस इज नथिंग बट, देखो मैं सारे के डेफिनेशन को एकदम ही वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको उस डेफिनेशन का जो ओवरऑल मीनिंग है उसका एक ब्रॉड आइडिया दे दूँगा कि जैसे अभी बिजनेस है तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या है। तो बिजनेस इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एक्सेट्रा इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, तो अगर कोई भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग में हो, ट्रेडिंग में हो, कॉमर्स में हो या प्रोफेशन में हो तो उसको बिजनेस बोलेंगे एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। अब हो सकता है उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना भी मिल रहा हो तो भी वो बिजनेस के डेफिनेशन में ही आएगा। एंड नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर, ट्रेड और कॉमर्स, बट अगर कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई एंसिलरी एक्टिविटी हो रही है या एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम कॉन्टिन्यूटी, तो उसको भी बिजनेस ही कंसिडर करेंगे। मतलब बिजनेस के हम लोग का जो मेन प्राइमरी बिजनेस जो कोर बिजनेस है वो तो बिजनेस में काउंट होगा ही होगा। उसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी भी एंसिलरी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो उससे रिलेटेड है या उससे कनेक्टेड है तो उसको भी बिजनेस में कंसिडर किया जाएगा। सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स या सर्विसेज में के सप्लाई में या एक्विजिशन में इन्वॉल्व हो तो उसको भी बिजनेस के डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। कोई भी तरीके का बिजनेस कमेंसमेंट या फिर कोई भी तरीके का बिजनेस के क्लोजर से रिलेटेड अगर आप सप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं, एक्विजिशन कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कमेंस करने का बिजनेस में हो आप या बिजनेस को क्लोज करने का बिजनेस में हो, वो सारी चीज़ें भी बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ बाय क्लब, एसोसिएशन एक्सेट्रा। अगर कोई क्लब या फिर कोई एसोसिएशन है तो वो जो भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो वो भी सारा बिजनेस के डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है। तो चाहे वो अपने मेंबर्स को दे रहा है वो फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सारे जो भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिजनेस ही कहलाएगा। कोई भी तरह का एडमिशन दे रहे हो आप फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसिस, कोई प्रीमाइसिस है उस प्रीमाइसिस में एंटर करने का या एडमिट होने का अगर आप कोई कंसिडरेशन चार्जेस कर रहे हो तो वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सर्विस एज होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स फर्दरेंस और ट्रेड ऑफ दिस प्रोफेशन। अगर आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और उस ऑफिस के थ्रू आप कोई भी तरीके का सर्विसेज दे रहे हैं इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस या फिर ट्रेड, तो उसको भी हम लोग बिजनेस के डेफिनेशन में ही कंसिडर करेंगे। देखो कभी भी कोई भी डेफिनेशन डिस्कस हो रही होती है या कोई भी डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को सेपरेटली क्लियरली मेंशन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है ताकि डेफिनेशन को मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। तो इसलिए हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके सेपरेटली क्लियरली लिखा हुआ है बिजनेस की डेफिनेशन में भी, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, कहीं पर भी कोई भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप ना रहे। Activities of race club by way of totalisator और लाइसेंस टू बुक मेक इन सच क्लब। तो मतलब कि अगर आप कोई रेस क्लब में हो या फिर कोई रेस क्लब में कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो, लाइसेंस होना चाहिए ऑब्वियसली उसके लिए, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में कंसिडर कर लिए जाएंगे। एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट या फिर कोई लीगल अथॉरिटी भी अगर कोई भी तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं एज पब्लिक अथॉरिटीज़ तो उन सारे को भी बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर भी कोई ना कोई तरीके का कंसिडरेशन तो चार्ज किया ही जाता है पब्लिक के पास से, तो उसको भी बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। तो ये था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस।
अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी को कोई भी तरीके का गुड्स दे रहे हो या कोई भी तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और अगर बदले में अगर आप कुछ ले रहे हैं उसके सामने, उसके अगेंस्ट में, तो उसे कहते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई मतलब जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसका अगर मनी में पेमेंट आ रहा है या मनी अदरवाइज, यानी कि हो सकता है आपको काइंड में भी पेमेंट मिले या मनी के इक्विवेलेंट चीज़ें भी अगर आपको मिलती है पेमेंट में, तो भी वो कंसिडरेशन ही कहलाएगी। डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। अगर कोई आपके पास कुछ पैसा डिपॉजिट रखा जाता है तो उसको भी कंसिडरेशन, उसको भी कंसिडर किया जाएगा एज ए कंसिडरेशन ओनली when the supplier applies such deposit as consideration for supply. For example, कोई मेरे पास ऑर्डर प्लेस कर रहा है 1000 रुपीज़ के गुड्स का। अब वो ऑर्डर कस्टमाइज ऑर्डर बदले में मेरे को 100 रुपीज़ का डिपॉजिट मेरे पास रख के जा रहा है। तो अगर जब मैं वो मेरे पास पैसा लेने को, जब वो बैलेंस पेमेंट करने आ रहा है या जब उसका ऑर्डर रेडी हो जाता है और मेरे को पेमेंट करने आता है, तो अगर ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है या फिर जो बचा हुआ पेमेंट के सामने एडजस्ट, टोटल पेमेंट के सामने अगर ये डिपॉजिट एडजस्ट होने वाला है, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट भी कंसिडरेशन का हिस्सा है और इसको कंसिडरेशन ही समझ के चलेंगे। बट अगर ये रिफंडेबल डिपॉजिट है, जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैंने रखा हुआ है, मैंने पूरा का पूरा 100 रुपीज़ को रिटर्न कर देना है, तो उस केस में उन डिपॉजिट्स को हम लोग कंसिडरेशन नहीं समझेंगे। जैसे हम कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं तो हम लोग कुछ डिपॉजिट पे करते हैं और जब वो रेंट का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो पूरा का पूरा डिपॉजिट हमको वापस मिल जाता है। तो उस केस में उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा वापस कर दिया गया है। बट अगर हम लोग कोई भी और चीज़ पे डिपॉजिट पे करते हैं और जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे अगर वो डिपॉजिट का अमाउंट हमको रिफंड नहीं मिलता है बट हमारे बैलेंस पेमेंट के सामने एडजस्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में उस डिपॉजिट को हम लोग कंसिडरेशन ही समझेंगे, कंसिडरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। जो भी हमको पेमेंट मिलता है वो पेमेंट हमको मिलता है बाय रेसिपिएंट, है ना, रेसिपिएंट के पास हमको पेमेंट मिल रहा होता है, और एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि अब समझो मैंने 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट मैंने सेल करा है, सामने वाला मेरे को पैसा देने वाला है, बट हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है। तो अब वो क्या है, उस फॉर एग्जाम्पल समझो 100 रुपीज़ का गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड किया है, तो जो मेरे को पे करने वाला है वो मेरे को 1000 रुपये पूरे पे नहीं करेगा, वो एक गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस करके 900 रुपीज़ ही पे करेगा। तो उस केस में कंसिडरेशन में मेरे को 900 रुपीज़ ही लेना है, 100 रुपीज़ नहीं लेना है, बिकॉज मेरे को 900 रुपीज़ ही मिला है। ठीक है ना, आप एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट, तो इस सब्सिडी को मेरे को एक्सक्लूड कर देना है व्हेन आई एम कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब ये आपको समझ में आ गया है, ये ऐसा पेमेंट होता है जो हमको हमारे रेसिपिएंट के पास से, यानी कि जो रिसीवर है उसके पास से मिल रहा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा ही हो या पैसा या उसके जैसे कोई और चीज़ भी हो सकती है, मनी और एनीथिंग इक्विवेलेंट टू मनी भी हो सकता है, तो भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो सब्सिडी को एक्सक्लूड कर देना है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज अवर कंसिडरेशन। एंड बात करें अगर डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट में ऐसा है कि अगर वो मेरे कंसिडरेशन का पार्ट बनने वाला है तो ही मैं उस डिपॉजिट को एज ए कंसिडरेशन लूँगा। अगर वो रिफंडेबल डिपॉजिट है, पूरा का पूरा मेरे को बाद में रिफंड कर देना है, तो मैं उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं लूँगा। कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, गुड्स के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो पैसा है, मनी को हम लोग गुड्स नहीं बोलते, और कोई भी तरह का सिक्योरिटीज होता है जैसे कि शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, उनको भी हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करते। तो हर तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स में आ गया, लेकिन दो चीज़ों आप एक्सक्लूड कर दो, मनी एंड सिक्योरिटीज़ को हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ये था गुड्स का डेफिनेशन, एकदम सिंपल डेफिनेशन। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? अगला डेफिनेशन जो है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 278, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which is not leviable to tax under this act or under the integrated goods and service tax act. in simple terms अगर मैं बताऊँ तो वो सारे चीज़ें, वो सारे गुड्स या सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है,
उसको हम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। यानी वो ऐसे सप्लाई है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एंड टैक्स नहीं लगेगा इन द सेंस जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी जीएसटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, किसी और टैक्स की नहीं। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ऑल दोज सप्लाईज ऑन व्हिच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल और नॉट लेविएबल। पर अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पर्सन, और यही सेम डेफिनेशन ऑफ पर्सन आपको डायरेक्ट टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पर्सन का डेफिनेशन मिलेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी पर्सन का डेफिनेशन है, और दोनों ही केसेस में पर्सन का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो पर्सन जब हम लोग यूजुअली बोलते हैं तो वी ऑलवेज एड्रेस टू एन इंडिविजुअल। जब हम लोग पर्सन की बात करें, पर्सन शुड डू दिस, अ पर्सन शुड डू दैट, तो हम लोग हमेशा एक इंडिविजुअल को एड्रेस करके बात कर रहे हैं। But as far as this particular act is concerned, as far as GST is concerned, जहाँ पर भी पर्सन की बात करी होगी तो वो लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर बोला है कि अ पर्सन शुड फाइल हिज जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम, तो वो लोग सिर्फ इंडिविजुअल को यानी कि सिर्फ आपको या मुझको नहीं बोल रहे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिसको वो लोग रेफर कर रहे हैं जब दे आर यूजिंग द वर्ड पर्सन। तो वो कौन सी वर्ड है वो मैं बताता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आ जाता है। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल तो है ही, उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑल्सो नोन एज HUF, कंपनी, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म जिसको हम LLP भी बोलते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको AOP भी बोलते हैं, और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या इंडिया के बाहर। एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड, तो मतलब और कोई भी तरीके का कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश हुआ है, मतलब कोई भी तरीके का आर्टिफिशियल बॉडी जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी सेंट्रल और गवर्नमेंटल एक्ट, any body corporate incorporated by or under the law of country outside India, किसी बाहर की कंट्री के लॉ के थ्रू भी अगर कोई भी तरीके का बॉडी कॉर्पोरेट अगर रजिस्टर हुआ है तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूडेड है, यानी कि जब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग, तो आपको पता होगा आपकी बिल्डिंग के नाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होगा, गेट पे या पे कहीं पे उसका नाम देखने को मिलता है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इस पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। कोई भी तरीके का लोकल अथॉरिटी यानी कि BMC हो गया, म्यूनसिपैलिटी, ये सब भी कवर हो गए पर्सन के डेफिनेशन में। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट कोई हो गया तो ट्रस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव, अगर ऊपर लिखे हुए में से कोई छूट जाता है, तो अगर वो कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिक्शनल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो भी इस पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो आज के बाद से जब भी हम लोग जीएसटी का कोई भी प्रोविजन को पढ़ेंगे और वहाँ पे लिखा होगा कि अ पर्सन शुड फाइल जीएसटी रिटर्न, अ पर्सन शुड डू दिस और डू दैट, तो इसका मतलब वो सिर्फ आपको या मुझको या फिर कोई इंडिविजुअल को ही रेफर करके नहीं बताया गया है, इट इज़ फॉर एवरीबडी। जो भी लोग, इट इज़ फॉर एवरीबडी, एवरी पर्सन, लाइक इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एवरीबडी, जितने भी लोग यहाँ पे डिस्कस किए गए उन सबको रेफर किया जा रहा है, और उन सबके लिए ये सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बन रहे हैं और बने हुए हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, सो इट इज अबाउट रेसिपिएंट्स। ठीक है, अगला डेफिनेशन जो है वो रेसिपिएंट्स के बारे में। रेसिपिएंट्स मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो बायर भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास से चीज़ें खरीद रहा है, द गुड, जो हमारे पास गुड्स को बाय करने आ रहा है या सर्विस रिसीव करने आ रहा है, उसको हम लोग रेसिपिएंट बोलेंगे। तो रेसिपिएंट मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कंसिडरेशन पे कर रहा होता है हमको। इफ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, देन पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज रेसिपिएंट। अगर हम लोग ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं जिसका कंसिडरेशन हमको मिलना चाहिए, तो जो भी बंदा उस कंसिडरेशन को पे कर रहा होता है उसको रेसिपिएंट माना जाएगा। इफ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, person to whom goods or their possession used or is delivered given made available, अगर कोई कंसिडरेशन, इफ नो कंसिडरेशन, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं पेएबल है, तो उस केस में रेसिपिएंट कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, तो भाई वो गुड्स या सर्विस हम जिस भी पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, उस पर्सन को रेसिपिएंट माना जाएगा।
इफ नो कंसिडरेशन, ये गुड्स के लिए था, सर्विस के लिए, इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड उसको रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। रेसिपिएंट इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। तो अगर आपने कोई एजेंट रखा हुआ है, आपके बिहाफ पे अगर कोई एजेंट है जो बाय कर रहा है या सर्विस कंज्यूम कर रहा है, तो उस एजेंट को भी रेसिपिएंट के डेफिनेशन में कंसिडर कर लिया जाएगा। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो रेसिपिएंट क्या है, तो अगर कहीं पर किसी गुड्स या सर्विस के लिए पेमेंट करना है तो जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसको रेसिपिएंट बोल सकते हैं। अगर कोई गुड्स के लिए पेमेंट नहीं करना है तो जिस बंदे ने उस गुड्स का डिलीवरी लिया उसको रेसिपिएंट बोलेंगे। अगर कोई सर्विस के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे केस में जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसको कंसिडरेशन, उसको रेसिपिएंट बोलेंगे। और अगर कोई एजेंट वगैरह हायर करा गया है, एजेंट है जिस एजेंट के थ्रू अगर आप चीज़ें खरीद रहे हो या सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो उस एजेंट को भी रेसिपिएंट के डेफिनेशन में कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था रेसिपिएंट का डेफिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ये सारे डेफिनेशन लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम लोग आगे जीएसटी पढ़ेंगे तो हम लोग को ये सारे टर्मिनोलॉजीज को वेरी ऑफन वी विल बी यूजिंग ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। So whenever we use these terminologies, we should be knowing what these terms actually mean. तो जब हम लोग पर्सन की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि what we are talking about exactly. जब when we are talking about recipient, we should be knowing who is the recipient we are talking about. And similarly, now we are discussing reverse charge. So we should be knowing what is reverse charge when we discuss about reverse charge in our further discussions. अगले टॉपिक्स जब बात करेंगे तो वहाँ पे काफी बारी रिवर्स चार्ज की भी बातें होंगी। तो वो रिवर्स चार्ज क्या है पता होना चाहिए हम लोग को। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 298, रिवर्स चार्ज मीन्स the liability to pay tax by the recipient of supply of goods and services or both instead of the supplier or such goods or services or both। ठीक है, तो रिवर्स का अब मैं आपको समझा दूं। मेरे को पता है ये डेफिनेशन पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अभी मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा आपको। देखो यूजुअली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, यूजुअली तो उसको ना यूजुअल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो होते हैं एज फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब होता क्या है, जो सेलर है, सेलर वो सेल करता है बायर को और बायर के पास से जीएसटी कलेक्ट करता है, बिल में जीएसटी लगा के, और फिर सेलर ही उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर देता है क्योंकि उसने बायर के पास से कलेक्ट किया और अब वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो ये होता है यूजुअली हर तरह के ट्रांजैक्शन में, जिसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। बट रिवर्स चार्ज जो है ये भी कुछ कुछ सर्विसेज और गुड्स के केसेस में लगता है रिवर्स चार्ज। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट होता है। इसमें सेलर जो है वो बायर वो गुड्स तो ऑब्वियसली बेचता ही है, बट बायर जो है जीएसटी अमाउंट जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। मतलब वो हमको सिर्फ हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ही पे करेगा, जीएसटी वाला कंपोनेंट पे नहीं करेगा। बिल में ऑब्वियसली हमने जीएसटी तो लगाया ही होगा, बट he will not be paying the GST component when he makes us the payment. He will only pay us the amount of product or services that he has consumed. The GST component he himself will go and pay to the government directly. That is why such cases are called as reverse charge, and it is also known as reverse charge mechanism. So usually हर केस में फॉरवर्ड चार्ज लगता है। यूजुअल केस में फॉरवर्ड चार्ज जब भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक पैकेट बिस्किट का खरीदा तो हम लोग सेलर को एमआरपी पे करके आ जाते हैं। उस एमआरपी के अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है और वो सेलर हमारे पास से वो एमआरपी कलेक्ट करके उसमें से जो जीएसटी का कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट को जाके पे कर देता है सेलर खुद व्हाइल फाइलिंग इज जीएसटी रिटर्न। तो वो फॉरवर्ड चार्ज वाला सिनेरियो हो गया। बट रिवर्स चार्ज वाले में क्या होता है, अगर हमने वो बिस्किट खरीदा तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ बिस्किट का प्राइस पे करेंगे, जीएसटी वाला प्राइस को पे नहीं करेंगे, और जीएसटी का कंपोनेंट जो है हम खुद ही जाके गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज वाला सिचुएशन। तो आई होप आपको रिवर्स चार्ज क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे द टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई of goods and services or both instead of supplier of such goods or services or both। अब मतलब क्या है, लायबिलिटी किसका है, रेसिपिएंट का है, रेसिपिएंट ना कि सेलर का। यूजुअली लायबिलिटी किसका होता है, सेलर का होता है, बट यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट का हो जाता है। जो गुड्स को रिसीव कर रहा होता है उसका लायबिलिटी हो जाता है, इसलिए इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं।
तो आई होप आप लोग को ये रिवर्स चार्ज वाला डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। हमको कोई भी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, बट येस वी शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। तो अब से अगर रिवर्स चार्ज आपके सामने आता है तो यू शुड बी एबल टू नो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स कि रिवर्स चार्ज क्या है। और रिवर्स चार्ज में जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट के ऊपर होती है, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मली जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो सप्लायर के ऊपर होती है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, जो अगला डेफिनेशन है वो है सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो चीज़ें गुड्स नहीं है, जो चीज़ें मनी नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, वो सर्विसेज में आ सकती है। पहले हमने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा था, तो गुड्स के डेफिनेशन में बता दिया था कि ऑल द टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी, तो उसको सर्विस के डेफिनेशन में कंसिडर, उसको गुड्स के डेफिनेशन में कंसिडर कर लिया था। अब सर्विस के डेफिनेशन में वो लोग ने क्या बोला है? सर्विस मीन्स एनीथिंग एक्सक्लूडिंग, मतलब ये तीन चीज़ों को छोड़ के जो भी चीज़ें आती है वो आप सर्विस में कंसिडर कर सकते हैं। एनीथिंग में क्या है? इंक्लूडिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन ऑफ फॉर अ कंसिडरेशन। तो ये मैं समझा देता हूँ क्या है। अब जैसे कि मनी तो सर्विस में नहीं आता है डेफिनेटली, बट मनी को कन्वर्ट करने का अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसको सर्विस के डेफिनेशन में हम लोग कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी है, मेरे पास मान लो मेरे पास यूएस डॉलर है, ठीक है, तो मैं इंडिया में बाहर से आया और मेरे पास यूएस डॉलर, मेरे को रुपीज़ चाहिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो आई विल गो टू अ बैंक टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो ये मनी को कन्वर्ट करने का सर्विस जो मेरे को बैंक प्रोवाइड कर रही है, ये सर्विस जो है ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो आप ये बोल के जीएसटी अवॉइड नहीं कर सकते, अरे भाई मैंने तो मनी प्रोवाइड किया है, मनी तो सर्विस का पार्ट नहीं है, मैं जीएसटी नहीं लगूंगा। भाई तूने मनी नहीं किया है प्रोवाइड, मनी तो उसके पास था ही, तूने कन्वर्जन ऑफ मनी का सर्विस प्रोवाइड किया है, एंड दैट सर्विस इज अ सर्विस, इट इज कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस एंड जीएसटी उस पर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूडिंग में और क्या चीज़ है? फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज। तो जैसे कि सिक्योरिटी को तो चलो हम लोग सर्विस में कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको सर्विस के डेफिनेशन में से आप बाहर रखिए, लेकिन उस सिक्योरिटीज में ट्रेड करने का या ट्रांजैक्ट करने का जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाते हैं हमको ब्रोकर्स लोग, जो जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, इतने सारे अलग अलग तरीके के जो ब्रोकर्स है जिसके थ्रू हम लोग सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, तो ये लोग जो हम लोग को ट्रेडिंग फैसिलिटीज अरेंज करवाते हैं, वो फैसिलिटीज जो है वो सर्विस में आते हैं और उस पर जीएसटी लगता है। तो सर दोस्त के नॉट, दे कैन नॉट अवॉइड जीएसटी लाइबिलिटी स्टेटिंग कि भाई सिक्योरिटीज के ऊपर तो जीएसटी है नहीं, तो हम जो जीएसटी नहीं देंगे। तो भाई आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप सिक्योरिटी को ट्रांजैक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो आई होप आपको ये सर्विस का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा बाय नाउ। अगर किसी को कोई भी तरीके का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बीच बीच में मुझको पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप डाउट वगैरह पूछ नहीं पा रहे। सो डाउट्स एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। इफ देयर आर एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड्स टू व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। आई मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, बट क्या है, सेशन ही इतना लंबा है कि चीज़ें कवर होने ही वाली है, और हमने चालू भी बहुत ज़्यादा लेट किया है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कर भी नहीं सकते। ओके, सो आई एम जस्ट होपिंग दैट थिंग्स आर क्लियर, कोई डाउट क्वेरी नहीं है, और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी भी सेशन ख़त्म होने में काफ़ी टाइम है, सो वी विल बी कवरिंग सम मोर डेफिनेशंस एज वेल। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, सप्लायर। रेसिपिएंट की तो हमने बात कर ली कि रेसिपिएंट कौन होता है। तो बायर को हम लोग यूजुअली, रेसिपिएंट को अगर हम लोग बोले कैजुअल वर्ड्स में, तो हम लोग उसको बायर बोलते थे कि जो बंदा सर्विस रिसीव कर रहा है या जो गुड्स की डिलीवरी ले रहा है या फिर जो उनके लिए पेमेंट कर रहा है, उसको रेसिपिएंट बोल देते थे। यहाँ पर सप्लायर को हम लोग सेलर बोल सकते हैं,
इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज, सेलर का मतलब क्या है, जो सप्लाई कर रहा है वही तो सेलर होगा, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ shall means the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent। अगर कोई एजेंट भी है जो आपके बिहाफ पे चीज़ों को सप्लाई कर रहा है तो उसको भी सप्लायर के डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो सप्लायर मतलब आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर भी सप्लायर के डेफिनेशन में ही कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। तो किसी की तो ऐसा मिथ होता है कि जो गुड्स में डील कर रहे होते हैं, जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसको ही सप्लायर बोलते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको सप्लायर नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी सप्लायर के डेफिनेशन में ही कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपके थ्रू कोई एजेंट है, जो एजेंट डील कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उस एजेंट को भी सप्लायर ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं और फिर मैं उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो व्हेनेवर अगर आपको आगे वर्ड सुनने मिले टैक्सेबल पर्सन, तो उसका मतलब क्या होता है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो ये वो लोग होते हैं जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल होते हैं और जिन्होंने एक जीएसटी नंबर ले लिया है जीएसटी में रजिस्टर होने के बाद, तो उनको टैक्सेबल पर्सन बोल सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने जीएसटी नंबर ले लिया है उसको हम लोग टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो लोग जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए लायबल होते हैं, जीएसटी वाले इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल होते हैं। जो भी जीएसटी इन्होंने कलेक्ट करा है इशूड इनवॉइसेस के ऊपर, वो जीएसटी पे करने के लिए भी लायबल होते हैं। और जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए कौन लायबल होता है, तो वो हम लोग आगे रजिस्ट्रेशन वाला एक चैप्टर है वहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, समझाऊंगा। आई एक्सप्लेन what is GST registration, who all are liable to register themselves under GST, what is the process of GST registration, what are the conditions for GST registration, etc, etc, etc. So currently we will not be talking much about GST registration. So here I am just trying to let you know that all those persons who are registered under GST, who have taken a valid GST number for their businesses, will be considered as taxable person and will be liable to pay, collect and pay GST on whatever business they do. Coming to our next definition, सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस है, ठीक है, पर उसको समझना जरूरी है। एक बार वो सारे डेफिनेशन टर्म समझ लिए तो बाकी की चीज़ें हम लोग इजीली समझ पाएंगे, इसलिए इसको टॉप पे रखा है, ये चैप्टर को सेकंड चैप्टर ही रखा है, ताकि ये सब समझने के बाद ही हम लोग आगे जीएसटी पढ़ सके। सो टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है, सारी पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। यानी कि यहाँ पे वो सारे गुड्स और सर्विसेज आ जाते हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अगर कोई ऐसा गुड्स या सर्विस आता है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको हम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल सकते हैं। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसको हम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट उसके अलावा बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन ले लो आप, तो मोबाइल फ़ोन इज अ टैक्सेबल एग्जांपल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बिकॉज आपको पता ही है कि जब हम लोग नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसके इनवॉइस के ऊपर आपको जीएसटी अमाउंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया अबाउट टैक्सेबल डेफिनेशंस। तो हमने सारे ही डेफिनेशंस हमने पढ़ लिए हैं, समझ भी लिए हैं, एंड आई होप तुम लोग को अब इन डेफिनेशंस के बारे में कोई क्वेरी नहीं होगी। और जब भी हम लोग आगे ये सारे टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे तो यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट दोज थिंग्स वेरी इजीली एंड वेरी वेल, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स के ओके टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा सप्लाई है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो ऐसी बात कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।